तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। ये डिस्कवर करा था रिप्रोडक्शन कैमेरियस नाम के साइंटिस्ट ने। और जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है। इसके अंदर पेटल्स, सेपल्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर मॉडिफाइड शूट भी कहा जाता है बिकॉज ये डेवलप होता है टर्मिनल बर्ड से। इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के उनको हुर्रल्स कहा जाता है और वो प्रेजेंट होते हैं कि स्ट्रक्चर के ऊपर जिसका नाम होता है थैलेमस और रिसेप्टिकल। ठीक है, तो ये हम समझ चुके थे। और जो फ्लावर्स के हुर्रल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मतलब जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में बांट सकता है। तो ये कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एक होता है एक्सेसरी पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्सेसरी हुर्रल्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, कैलेक्स और कोरोला। और रिप्रोडक्टिव हुर्रल्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब जो कैलेक्स होता है ये बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। कोरोला जो होता है ये मोस्टली क्या होता है, कलर्ड होता है, हेल्प करता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में ताकि वो क्या करें, पॉलिनेशन करें। बर्ड के ओपन होने की फिनोमिना को एंथेसिस कहा जाता है। देन हमने देखे थे एसेंशियल हुर्रल्स, रिप्रोडक्टिव हुर्रल जिन्हें कहा जाता है, जिसमें आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है ये कंसिस्ट करता है ऑल द मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर और गाइनोशियम कंसिस्ट करता है ऑल द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इसकी सिंगल यूनिट को कहा जाता है स्टेमन और इसकी सिंगल यूनिट को कहा जाता है पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, जो एंड्रोशियम होता है इसकी सिंगल यूनिट जिसे हम स्टेमन कहते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर कनेक्टिव फिलामेंट। और जो पिस्टिल और कार्पल होती है जो सिंगल यूनिट होती है गाइनोशियम की, इसके अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इतना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लावर पे। तो फ्लावर जो होते हैं उनके दो टाइप्स देखने को मिलते हैं हमें। एक होता है कंप्लीट फ्लावर और एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि कुछ फ्लावर होते हैं जिनके अंदर एक आधा हुर्रल जो होता है वो अब्सेंट होता है। और कौन सा हुर्रल? एसेंशियल हुर्रल जो होता है, एक या दोनों में से कोई एक अब्सेंट होता है, मेल या फीमेल में से कोई अब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक फ्लावर है जिसके अंदर सारे के सारे हुर्रल प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाएगा? कंप्लीट। मतलब उसके अंदर कैलेक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी है। एक फ्लावर है जिसके अंदर कोई एक पार्ट मिसिंग है, उसे क्या कहा जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाएगा। तो फ्लावर जिसके अंदर सारे के सारे हुर्रल्स हों, फ्लावर विच कंटेन all hurrals, flower which contain all hurrals is called complete flower. Flower which lack, जिसके अंदर कम हो, any हुर्रल, जिसके अंदर कोई एक हुर्रल जो हो वो क्या हो, कम हो, उसे क्या कहा जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाएगा, कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर। अब इनकम्प्लीट फ्लावर जो होता है ये दो तरीके का होता है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर के? नंबर 1 टाइप होता है इनकम्प्लीट फ्लावर का जिसे कहा जाता है स्टेमिनेट फ्लावर। और नंबर 2 टाइप होता है जिसका नाम होता है पिस्टिलेट फ्लावर। तो दो तरीके के फ्लावर और देखने को मिलते हैं हमें इनकम्प्लीट फ्लावर के अंदर, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। ठीक है, तो ये टर्म जो मैंने बोली है स्टेमिनेट पिस्टिलेट, ये तुम्हें देखने को मिलेगी चैप्टर 2 के अंदर भी। व्हाट इज स्टेमिनेट एंड व्हाट इज पिस्टिलेट कंडीशन। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट कंडीशन। स्टेमिनेट जो फ्लावर होता है वो किसे कहा जाएगा? जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो अगर मेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो उस फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट अब्सेंट होगा? फीमेल पार्ट क्या होगा? अब्सेंट होगा। तो स्टेमिनेट फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट हो, और पिस्टिलेट फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, मेल पार्ट क्या हो? अब्सेंट हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल हो गए या टाइप्स हो गए। ठीक है, जैसे कि इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी? स्टेमिनेट वो फ्लावर होगा जिसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होगा, और स्टेमिनेट वो फ्लावर होगा जिसके अंदर फीमेल पार्ट जो होगा जिसे पिस्टिल कहते हैं वो अब्सेंट होगा। नेक्स्ट,
पिस्टिलेट वो फ्लावर होगा जिसके अंदर पिस्टिल प्रेजेंट होगा, और पिस्टिलेट वो फ्लावर होगा जिसके अंदर मेल पार्ट अब्सेंट होगा, मींस स्टेमन इसके अंदर क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो इस तरीके से हम इसकी क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर या तो एक पार्ट अब्सेंट हो या एक पार्ट प्रेजेंट हो, मतलब कोई एक पार्ट प्रेजेंट है कोई एक पार्ट अब्सेंट है, ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, जिसके अंदर कोई एक पार्ट प्रेजेंट हो कोई एक पार्ट अब्सेंट हो। जिस फ्लावर के अंदर बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर में से कौन सा यूनिसेक्सुअल होता है, तो तुम क्या आंसर लिखोगे, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है यूनिसेक्सुअल, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, कोई भी एक पार्ट अब्सेंट हो सकता है। तो ये था अबाउट स्टेमिनेट कंडीशन एंड पिस्टिलेट कंडीशन। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा, बोला जाएगा कि जो पपाया प्लांट होता है इट इज कॉल्ड स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। इसको या तो स्टेमिनेट कहा जाता है या पिस्टिलेट कहा जाता है, ठीक है। बट द पी प्लांट, ठीक है, बट द पी प्लांट is called bisexual. Why it is so called? तुम क्या आंसर बताओगे, papaya plant is a unisexual plant. It bear only male flower और only female flower. या तो एक प्लांट के ऊपर, सिंगल प्लांट के ऊपर या तो मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे, ठीक है, और कोई फ्लावर नहीं देखने को मिलेगा। पर पी प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों तरीके के फ्लावर हमें देखने को मिलेंगे एक ही प्लांट के ऊपर। तो therefore pea plant is a bisexual and in case of papaya it is staminate और pistillate, या तो staminate होगा और pistillate होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक तरीके से और क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे गार्डन के अंदर दो तरीके के पेड़ पौधे तुम्हें उगे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एक पपाया का और एक मटर का, ठीक है, ऐसी कोई एग्जांपल दे दिए जाएंगे। अब बोला जाएगा पपाया के ऊपर क्या हो रहा है कि एक पेड़ के ऊपर फ्रूट उग रहे हैं एक पेड़ के ऊपर फ्रूट नहीं उग रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल है, जिसके ऊपर फ्रूट उग रहे हैं वो फीमेल फ्लावर वाला पेड़ होगा या प्लांट होगा पपाया का, और जिसके ऊपर फ्रूट नहीं उग रहे वो मेल फ्लावर वाला होगा, सिंपल, ठीक है। तो इसके ऊपर कई तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमने फर्स्ट पार्ट जो होता है विच इज फ्लावर वो कर लिया है कंप्लीट, खत्म, ठीक है। अब जो हमें सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है उसका नाम हैगा एंड्रोशियम। तो सेकंड पार्ट वैसे ये फ्लावर का ही पार्ट है, तो इसको हम नंबर 2 देंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना अबाउट एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, ठीक है, ऑल द मेल पार्ट्स आर कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है इसकी सिंगल यूनिट जो होती है उसे क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है। तो इट्स यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन, इसकी सिंगल यूनिट को कहा जाता है स्टेमन। नेक्स्ट, एंड्रोशियम जो होता है मींस जो इसका स्टेमन वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जो हमने अभी ऊपर देखे थे लास्ट क्लास में। तो इसके अंदर हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्टेमन। तो कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं स्टेमन के अंदर, एक देखने को मिलता है स्टेमन के अंदर एंथर, एक देखने को मिलता है स्टेमन के अंदर कनेक्टिव, और लास्ट पार्ट देखने को मिलता है स्टेमन के अंदर जिसे कहा जाता है फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इन द स्टेमन। तो स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। अब यहाँ पर इनको डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो डायग्राम पे आते हैं दोबारा और समझते हैं। जिस पार्ट के अंदर पॉलन ग्रेन होंगे, तो एंथर इज द पार्ट विच कंटेन पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर एंथर वो पार्ट होगा जिसके अंदर पॉलन ग्रेन होंगे, इट इज द पार्ट विच कंटेन पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट, the anther is present on a cylindrical structure which is known as filament। तो फिलामेंट कैसा होता है, cylindrical होता है। तो एंथर जो होता है प्रेजेंट होता है cylindrical structure पे, जिसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्टिव क्या होता है, इट इज अ पार्ट विच कनेक्ट एंथर एंड फिलामेंट। तो तीनों की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो एंथर होता है इसका दूसरा नाम लिखेंगे फिर लिखेंगे डेफिनेशन। एंथर जो होता है इसका दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम,
sporangium. It is called microsporangium. Anther is also called माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रो क्यों कहते हैं इसको, जरा इसका भी लॉजिक समझा देते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो होते हैं छोटे, ठीक है, और जो एग सेल होती हैं फीमेल प्लांट की, जो एग सेल होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, लार्ज होती है। तो पॉलन ग्रेन छोटे होते हैं और एग सेल लार्ज होती है। जो चीज छोटी होती है उसे कहा जाता है माइक्रो, ठीक है, और जो चीज बड़ी होती है उसे कहा जाता है मेगा। ठीक है, माइक्रो और मेगा। अब जैसे कि हमने पढ़ा था फंगस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन, ये पढ़ा होगा तुमने स्पोर फॉर्मेशन, जिसके अंदर एक स्पोरेंजियम होता है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर के ऊपर जिसके कहा जाता है हाइफी। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, और ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट कर जाता है ड्राई कंडीशन में, और ये जो स्पोर्स होते हैं वो इस स्पोरेंजियम के अंदर से क्या कर जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था किसके अंदर, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पढ़ाया जाता है इन चैप्टर 1। अब जरा यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है पॉलन ग्रेन को माइक्रो, क्या बोला गया है, माइक्रो। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ता है, बिकॉज ये एंथर के अंदर है, एंथर भी कैसे किसकी तरह दिख रहा है, स्पोरेंजियम की तरह दिखता है, एंथर भी किसकी तरह दिखता है, स्पोरेंजियम की तरह दिखता है। ठीक है, जैसे नीचे फिलामेंट है वो हाइफी की तरह दिखता है, और एंथर जो है किसकी तरह दिखता है, वो दिखता है स्पोरेंजियम की तरह। तो इसका नाम क्या पड़ता है, पॉलन ग्रेन का माइक्रोस्पोर, इसका नाम क्या पड़ता है, माइक्रोस्पोर नाम पड़ता है। तो पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोर नाम होता है। ठीक है, ऐसे ही फीमेल का जो गैमेट होता है उसका दूसरा नाम होता है मेगास्पोर। ठीक है, तो छोटा स्पोर और बड़ा स्पोर, छोटा गैमेट या बड़ा गैमेट। ठीक है, तो ये दो नाम होते हैं पॉलन ग्रेन के, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, एग या मेगास्पोर। तो ये दो नाम हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था इसका नाम क्या था इन केस ऑफ फंगस, स्पोरेंजियम। क्या नाम था, स्पोरेंजियम। इसका नाम स्पोरेंजियम क्यों पड़ा था, बिकॉज इट कंटेन स्पोर, इस कंटेन स्पोर। स्पोर कंटेनिंग ऑर्गन इज नोन एज स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर कंटेनिंग ऑर्गन इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। नाम समझ में आया, यस सर। दोबारा बता देता हूँ एक बार। पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन छोटा होता है इस वजह से उसका नाम होता है माइक्रो स्पोर। ठीक है, पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को कंटेन करने वाले ऑर्गन को माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर कहा जाता है। क्यों पड़ा इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसे कि स्पोर कंटेन करने वाले ऑर्गन का नाम था स्पोरेंजियम, वैसे ही माइक्रोस्पोर कंटेन करने वाले ऑर्गन का नाम होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। देयरफॉर एंथर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहा जाता है, इन चार ऑप्शन में से माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहोगे, तो आएगा आंसर एंथर को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। ऐसे तुम्हें बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे अभी और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे। तो एंथर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होगी एंथर की, एंथर जो होगा वो क्या करेगा, इट कंटेन पॉलन ग्रेन, ये अपने अंदर कंटेन करता है पॉलन ग्रेन, या पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर। तो इट कंटेन पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर्स कंटेन करता है और पॉलन ग्रेन कंटेन करता है, तो दोनों में से एक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टिव क्या होता है, कनेक्टिव जो होता है जो एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट कर रहा होता है, इट इज नोन एज कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या होता है, इट कनेक्ट एंथर एंड फिलामेंट। तो कनेक्टिव वो स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है एंथर एंड फिलामेंट। अब आते हैं फिलामेंट क्या होता है। फिलामेंट जो होता है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और प्रेजेंट इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंथर। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट at which anther is प्रेजेंट, जिसके ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है। तो फिलामेंट वो पार्ट होता है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, इट इज सिलेंड्रिकल। ये इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, तो इसकी शेप जो होती है सिलेंड्रिकल, तो इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप।
filament, it is a part at which anther is present and it is cylindrical in shape. Connective, it connect anther and filament. Anther, it is also called microsporangium and it contain microspore, therefore it is called microsporangium. ठीक है, और it contain pollen grain. ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होप सो तुम्हें समझ में आ गए होंगे स्टेमन के. व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्टेमन? अब जरा हम डिटेल में बात करेंगे किसकी? एंथर की. तो अबाउट एंथर, तो हेडिंग डालेंगे एंथर के बारे में कि हमें किसके बारे में पढ़ना है? एंथर के बारे में पढ़ना है. तो हेडिंग डालेंगे एंथर. फिलामेंट कनेक्टिव के बारे में जितना पढ़ना था हो गया कंप्लीट. अब हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है अबाउट एंथर. एंथर जो होता है ये कंटेन करता है 2 लोब. ठीक है, 2 लोब पहले डायग्राम से समझा देता हूँ. एक एंथर जो होता है उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं. तो ये एक रूम है मान लो, ठीक है, अंडाकार शेप का. इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट तुमने बना दिए. इन 2 कंपार्टमेंट को तुम क्या कह रहे हो? लोब 1, लोब 2. इनको तुमने नाम दिया लोब 1 एंड लोब 2. तो एक एंथर के अंदर कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स होती हैं. ठीक है, तो इट इज बाई लोब्ड. एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है. अब इस लोब के अंदर, ठीक है, इस लोब के अंदर इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं फर्दर. फर्दर मतलब और इसके अंदर इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं. खैर ये कंपार्टमेंट बिल्कुल अलग अलग नहीं होते, देखने में लग रहे होते हैं कि 2 अलग अलग एरिया हैं, पर ये क्या हो रही है? यहाँ पर इस तरीके से सेल ग्रो करके इस एरिया को क्या कर रही होती है? कवर कर रही होती है. तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट के अंदर मतलब एक लोब के अंदर फर्दर 2 हिस्से बन रखे होते हैं जो देखने में लगते हैं कि 2 हिस्से बने हुए हैं. इस तरीके से 2 हिस्से बने हुए हैं. ये गलत बना दिया मैंने, बाहर की तरफ बनेगा टूटा वाला हिस्सा. तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया लोब 1, लोब 2. अब यहाँ पर क्या होगा? इस एंथर के अंदर क्या देखने, इस लोब के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि फर्दर 2 हिस्से इसके बने हुए हैं. जो इसकी ग्रोथ हो रखी है अंदर स्किन की, उससे लगेगा कि इसके फर्दर 2 हिस्से बने हुए हैं. इस तरीके से इसके फर्दर 2 हिस्से बने हुए हैं. ये एक हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग, ऐसा देखने में लगेगा. ठीक है, तो ये हो गया एंथर की 2 लोब. और इस 2 लोब के अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं? 2 थीका. इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है थीका. इन्हें कहा जाता है थीका. तो एक लोब के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 2 थीका. 2 थीका मतलब 1 लोब है फर्दर 2 कंपार्टमेंट. तो ईच लोब हैव 2 थीका. तो इनको क्या लिख देंगे? थीका नंबर 1 एंड थीका नंबर 2. तो ईच लोब हैव 2 थीका. तो एक लोब के अंदर फर्दर 2 कंपार्टमेंट टाइप देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इधर की तरफ भी ऐसे देखने को मिलेगा. जो कटा हुआ वाला हिस्सा होगा, जो गैप वाला हिस्सा होगा, कहाँ की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा. क्यों होगा बाहर की तरफ? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गए थीका नंबर 1 एंड थीका नंबर 2. तो इधर भी एक लोब के अंदर कितने थीका होंगे? थीका नंबर 1 एंड थीका नंबर 2. थीका नंबर 2. ठीक है भाई. तो एक एंथर जो होता है उसको अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? 2 लोब देखने को मिलेंगी. और हर लोब के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हर लोब के अंदर हमें देखने को मिलेंगे 2 थीका. हर लोब के अंदर देखने को मिलेंगे फर्दर 2 कंपार्टमेंट विच इज नॉन एज थीका. इसको जरा नीचे डाल देते हैं डायग्राम को. ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक एंथर के अंदर 2 लोब और ईच लोब कंटेन 2 थीका. ठीक है, इट इज नॉन एज डाइथीकस कंडीशन. द एंथर इज बाइलोब्ड. इसको कहा जाएगा एंथर इज बाइलोब्ड. एंड इसके बाद क्या कहा जाएगा? एंथर हैव 2 थीका. ठीक है, विच इज डाइथीकस कंडीशन. अब ये जो एक लोब होगी एंथर की, जो एक लोब होगी, लोब किसे कह रहे हैं? इस पूरे हिस्से को क्या कह रहे हैं? हम लोब कह रहे हैं. तो ये एंथर की जो एक लोब होगी, 1 लोब कंटेन करेगा 2 पॉलन सैक. ठीक है, एक लोब के अंदर क्या कंटेन होंगे? 2 पॉलन सैक. तो 1 लोब कंटेन 2 पॉलन सैक. तो पॉलन सैक नंबर 1, ठीक है, जो थीका के अंदर प्रेजेंट है, एंड पॉलन सैक नंबर 2. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज नॉन एज पॉलन सैक. ठीक है, बीच में एरो लगाएंगे, सेल्स पे नहीं लगाएंगे, सेल्स का नाम कुछ और होगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. तो इट कंटेन, एरो बनाना है, ऐसे बन नहीं रहा है. ठीक है, तो एक लोब के अंदर हमें 2 पॉलन सैक देखने को मिलते हैं. तो ईच लोब कंटेन 2 पॉलन सैक. इसका एक और नाम होगा पॉलन सैक नंबर 1
and pollen sac number 2. So each lobe contain 2 pollen sac. Pollen sac number 1, pollen sac number 2. सेम ऐसे ही यहाँ पे pollen sac number 1, अभी सेल्स बनाऊंगा इसकी, pollen sac number 1 and pollen sac number 2. दो लोब के अंदर कितने पोलन सैक हुए टोटल? अगर तुमसे बोला जाए एक एंथर की दो लोब्स के अंदर कितने पोलन सैक होते तो क्या आंसर बोलोगे? 4. बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर पोलन सैक जो होंगे टोटल 4 होंगे। तो ये हमने बना दिए यहाँ पे पोलन सैक की सेल्स, ठीक है, डन, ठीक है। तो पोलन सैक नंबर 1, पोलन सैक नंबर 2, एक लोब के अंदर 2 पोलन सैक होंगे। इन पोलन सैक का नाम क्या होता है? पोलन सैक का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ईच पोलन सैक। ये जो पोलन सैक होगा इसके अंदर एक सेल होगी, जिस सेल का नाम क्या होगा? पोलन मदर सेल। तो दिस पोलन सैक कंटेन अ सेल विच इज नोन एज पोलन मदर सेल. This pollen sac contain a cell which is called pollen mother cell. इस सेल को कहा जाएगा pollen mother cell. तो हर सेक के अंदर pollen mother cell, pollen mother cell, pollen mother cell, pollen mother cell, बहुत सारी pollen mother cells क्या होंगी हमें देखने को मिलेंगी। तो एक pollen sac के अंदर हमें देखने को मिलेंगी pollen mother cell. पॉलन मदर सेल जो पॉलन ग्रेन को अराइज करेगी, पॉलन ग्रेन को पैदा करेगी, उसे क्या कहा जाएगा? पॉलन मदर सेल. तो ईच सैक कंटेन पॉलन मदर सेल. तो इसको जरा एरो लगा के लिख देते हैं, किसी और कलर से लिखना पड़ेगा। तो इसे कहा जाएगा पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर किसका नाम होता है दूसरा? पॉलन ग्रेन का। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों नाम समझ में आ गए इसके। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये पॉलन ग्रेन को बनवाएगी, तो पॉलन मदर सेल नाम पड़ेगा। और पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। तो इसका दूसरा नाम क्या पड़ेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। होप सो दोनों नाम क्लियर हो गए होंगे। इसके दो नाम क्यों दे रखे हैं पॉलन मदर सेल के? क्योंकि पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाली सेल को क्या कहा जाएगा? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाएगा, ठीक है भाई। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करेगी। ये जो पॉलन मदर सेल होती है, दिस पॉलन मदर सेल, ये जाएगी अंडरगो अ डिवीजन विच इज नोन एज मियोसिस। तो दो तरीके के डिवीजन होते हैं। पहले डिवीजन समझो कौन कौन से टाइप की होती है। पहली डिवीजन होती है, इसका नाम होता है माइटोसिस, एंड सेकेंड टाइप की जो डिवीजन होती है उसका नाम होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस वो सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर जितना क्रोमोसोम नंबर पहले रहता है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है, जैसे कि मान लो ह्यूमंस है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लो 46 है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे 2n कंडीशन, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन। इसके अंदर क्या हुआ? माइटोसिस प्रोसेस हुई या माइटोसिस सेल डिवीजन हुई, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद ये क्या करेगा? दो सेल्स बनाएगा। तो ये एक सेल थी जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे उसके न्यूक्लियस के अंदर, और इसने डिवाइड करके दो सेल्स बनाए जिनके न्यूक्लियस के अंदर क्या आएंगे? 46 क्रोमोसोम है। तो जितने क्रोमोसोम पहले थे उतने क्रोमोसोम क्या रहे? डिवीजन के बाद रहे सेल्स के अंदर। ऐसी सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है? माइटोसिस कहा जाता है। यहाँ पर एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके पास 46 रुपए थे, इसने दो जगह 46 रुपए कैसे बांट दिए? तो एक सेल साइकिल का एक फेज होता है जिसका नाम होता है एस फेज, G1 गैप फेज, एस फेज सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज। ये इंटरफेज के 3 फेज होते हैं जो हमने सेल साइकिल में 10th चैप्टर ऑफ 11th क्लास में पढ़े थे। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एस फेज होता है सेल साइकिल का, उस टाइम पे डीएनए कंटेंट जो होता है वो क्या कर जाता है? डबल कर जाता है। तो सेम यहाँ पर इन्होंने दो इक्वल पार्ट्स में कैसे बांटा? बिकॉज यहाँ पर डीएनए कंटेंट जो था वो, क्योंकि सेल डिवाइड करने से पहले अपने कंटेंट को डबल करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। एक सेल डिवाइड करने से पहले अपने जितना भी कंटेंट होते हैं उसको डबल करती है। देयरफॉर एक 46 रुपए ने दो जगह 46 रुपए बांटे, बिकॉज इसने डिवीजन करने से पहले अपने कंटेंट को डबल करा था। तो ऐसी सेल डिवीजन जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जितना पहले रहे उतना ही बाद में रहे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जितना पहले रहे उतना ही बाद में रहे, ऐसी सेल डिवीजन को कहा जाएगा माइटोसिस। अब आते हैं मियोसिस पे। फॉर एग्जांपल एक सेल है कि जिसके अंदर टोटल नंबर क्रोमोसोम है 46, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम है।
ये गई एक डिवीजन के अंदर, ठीक है, जिस डिवीजन का नाम है मियोसिस, ठीक है, डिवीजन का नाम है मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। मियोसिस के बाद इसने बनाई कुछ सेल्स, ठीक है, और इन सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था वो क्या हो गया, वो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा हाफ। तो इसके अंदर आएगा 23 क्रोमोसोम और इसके अंदर आएंगे 23 क्रोमोसोम। तो डिवीजन के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। तो ऐसी डिवीजन जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जितना पहले रहे उसके बाद वो हाफ हो जाए, ऐसी सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। अब इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जितना पहले था उतना ही बाद में रहा, तो इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले जितना था उतना बाद में तो इक्वल रहा, देयरफॉर इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस डिवीजन का दूसरा नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, जितना क्रोमोसोम पहले था उसका क्या हो गया, रिड्यूस होकर हाफ हो गया, तो देयरफॉर इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो दो तरीके की डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये बात समझ में आई। यस सर। अब एक कॉन्सेप्ट और समझो, जैसे मान लो ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर। ये बात क्लियर है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 23 प्लस 23 ये क्या हो गया, जोड़ा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस में कितने हुए, 46। अगर हम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ह्यूमंस में n कहेंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम को अगर n कहेंगे तो नेक्स्ट 23 को भी n कहेंगे, तो 46 को कितना कहेंगे, 2n कहेंगे। n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज तुम्हें समझ में आई, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को n कहा जाता है और इस n का मतलब होता है हैप्लॉइड। एंड डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिप्लॉइड कहा जाता है। तो जिस सेल के अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे तुम उसे या तो 2n कहोगे या डिप्लॉइड कहोगे। जिस सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसे या तो तुम n कहोगे या हैप्लॉइड कहोगे। समझ में आया व्हाट इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट। यस सर। चलो ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, अगर नोट करना हो तो रफ में कहीं ना कहीं पे लिख लेना, ठीक है। बेसिक्स बायोलॉजी में है ये, अभी नहीं कराया जाता, मतलब बेसिक्स की अलग से क्लास होती है। तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, एक होती है मियोसिस, एक होती है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जितना पहले होगा उसका हाफ हो जाएगा बाद में, और माइटोसिस होगी जितना पहले रहेगा उसके बाद उतना ही रहेगा, मतलब जितना क्रोमोसोम नंबर पहले था उतना ही बाद में रहेगा, मतलब 2n पहले था तो बाद में भी 2n रहेगा, n पहले था तो बाद में भी n ही रहेगा। अब यहाँ पर जो ये मदर सेल होती है ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। जितनी भी मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, और मदर सेल्स के लिए एक और नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं मियोसाइट, ठीक है। तो मदर सेल को एक दूसरा नाम क्या देते हैं हम, मियोसाइट। तो पेपर में मियोसाइट से रिलेटेड भी तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मदर सेल जो होती है इसी का दूसरा नाम होता है मियोसाइट। चाहे किसी की मदर सेल हो, चाहे वो फीमेल के गैमेट की मदर सेल हो, ठीक है, जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहा जाएगा, चाहे मेल की गैमेट की मदर सेल हो, चाहे ह्यूमंस की मदर सेल हो, ठीक है, ह्यूमंस के स्पर्म की मदर सेल हो या ह्यूमंस के ओवा की मदर सेल हो, उसको मियोसाइट ही कहा जाएगा। तो मदर सेल्स को क्या कहा जाता है, मियोसाइट्स कहा जाता है। और मदर सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो कि ये पॉलन मदर सेल क्या करेगी। तो ये एक पॉलन मदर सेल है। पॉलन मदर सेल मैंने बताया इसे मियोसाइट कहा जाता है, और ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है भाई। अब इस डिप्लॉयड मदर सेल ने मियोसिस करनी होती है, ठीक है। और ये मियोसिस करके पॉलन मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करके फॉर्म करती है 4 पॉलन ग्रेन्स। इट फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन्स या 4 माइक्रोस्पोर्स। इट फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। अभी जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये अरेंज हो रखे होते हैं इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, मतलब एक होता है ऊपर, दो होते हैं साइड में, और एक होता है नीचे। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट और पॉलन टेट्राड। क्या कहा जाता है, पॉलन टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड इसे कहा जाता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन बने हैं यहाँ पे, इनकी इनकी प्लॉइडी क्या होगी तुम बताओगे, हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे। इनके अंदर क्रोमोसोम हाफ होगा या जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। सर जितना पहले था उतना ही आगे जाके होगा, क्योंकि ये आगे जाके भी 4 4 हो जाएंगे। देखो यहाँ पर इसके पास कितने क्रोमोसोम थे, 2n, मतलब डिप्लॉइड है ना, डिप्लॉइड। ये कौन से डिवीजन में गई सेल, मियोसिस। मियोसिस में हमने क्या पढ़ा था बताओ। उतने ही बाद में भी हो जाते हैं। नहीं, हमने दो डिवीजन पढ़ी थी, एक पढ़ा था माइटोसिस जिसमें टी आता है, और एक पढ़ी थी मियोसिस जिसमें टी नहीं आता। माइटोसिस का मतलब होता है जितना क्रोमोसोम पहले रहेगा उतना ही बाद में रहेगा, और मियोसिस का मतलब होता है जितना क्रोमोसोम पहले रहेगा उसका क्या हो जाएगा बाद में, हाफ हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा बाद में
हाफ हो जाएगा। तो मियोसिस कौन सी सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जितना पहले रहे उसका क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो ये जितने भी पॉलन ग्रेन बनेंगे क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। ये होना जरूरी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ह्यूमन है और ये एक दूसरा ह्यूमन है, मतलब मेल एंड फीमेल। इस मेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, ह्यूमंस के पास 46। फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। तो ह्यूमंस आर डिप्लॉयड और हैप्लॉइड, ह्यूमंस आर डिप्लॉयड और हैप्लॉइड, बताओ। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कैसे हुए ह्यूमंस? जैसे मैंने क्या बताया था, ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर का मतलब क्या होता है, 23 प्लस 23। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे कितने होते हैं, 46। 46। अगर किसी सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, मतलब 46 नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, तो सेल को क्या कहा जाएगा, एन। ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है तो सेल को क्या कहा जाएगा, एन। और किसी सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो एन प्लस एन कितना हो जाएगा, 2n। अगर किसी सेल के अंदर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो सेल को क्या कहते थे हम, हैप्लॉइड। और अगर किसी सेल के अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते तो सेल को हम क्या कहते थे, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। ठीक है, अब बताओ ह्यूमंस डिप्लॉइड है हैप्लॉइड? डिप्लॉइड। डिप्लॉयड है, ह्यूमंस आर डिप्लॉयड, दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब होता क्या है, ह्यूमंस के जो टेस्टिस होता है, मतलब मेल का जो टेस्टिस होता है उसमें मियोसिस होती है, और वो मियोसिस करके क्या बनाता है, स्पर्म बनवाता है। और स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। तो स्पर्म हैव 23 क्रोमोसोम, बिकॉज वो किस प्रोसेस से बने हैं, मियोसिस प्रोसेस से बने हैं। मियोसिस प्रोसेस मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर हो गए आधे। फीमेल जो होती है उसके अंदर क्या होती है, ओवरीज। ओवरीज के अंदर भी मियोसिस प्रोसेस होती है, और वो मियोसिस प्रोसेस से क्या बनवाती है, फीमेल ओवरीज, ओवा। ठीक है, और उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, ओवा के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म और ओवा जब फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। तो बताओ जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 46। 46। बहुत बढ़िया। तो इसके पास कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 46। अब ये जाइगोट जो होता है किसमें डेवलप कर जाता है, एक अडल्ट में डेवलप कर जाता है ना, एक ह्यूमन में डेवलप कर जाता है। तो एक ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम थे, 46। एक ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम थे, 46। इसके पास भी कितने क्रोमोसोम है, 46। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर 46 क्रोमो, एक ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम मेंटेन रहे या नहीं रहे? यस सर। अगर यहाँ पर मियोसिस नहीं होती तो क्या इसके पास क्रोमोसोम इतने के इतने रहते? नो सर। ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस चलती है, मियोसिस प्रोसेस चलती है। मोस्टली ऑर्गेनिज्म, सब में नहीं चलेगी, वो लॉजिक बाद में समझ में आएगा कैसे, पर मोस्टली ऑर्गेनिज्म में उनके क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखने के लिए क्या चलती है, मियोसिस चलती है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर प्लांट के अंदर पॉलन मदर सेल है, जो कि मान लो ह्यूमन का टेस्टिस है। ठीक है, और ये पॉलन मदर सेल क्या कर रही है, ये पॉलन मदर सेल प्रोड्यूस कर रही है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं, एन, मतलब हैप्लॉइड। तो जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट ने प्रोड्यूस करा पॉलन ग्रेन, इस प्लांट ने प्रोड्यूस करा एग सेल, फीमेल ने प्रोड्यूस करा एग, और मेल ने प्रोड्यूस करा पॉलन ग्रेन। इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 14, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 14, मतलब इसके पास 2n था 14 और इसके पास 2n था 14। तो इसके पॉलन ग्रेन के पास कितने क्रोमोसोम गए होंगे, मियोसिस करने के बाद कितने क्रोमोसोम गए होंगे पॉलन ग्रेन के पास? सर 14 जाएंगे, 7 पोलन ग्रेन्स के बाद फिर जो होगा एक नया प्लांट होगा उसमें 7 उसके जाएंगे पोलन ग्रेन्स के जो मेल पार्ट है, और 7 उसके जाएंगे फीमेल, तो टोटल 14 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन के पास 7 क्रोमोसोम रहेंगे और एग के पास 7 रहेंगे, मतलब इन्हें कहा जाएगा हैप्लॉइड, मतलब एन कहा जाएगा। जब ये पॉलन ग्रेन फ्यूज होगा तो बनाएगा जाइगोट। ठीक है, और ये आगे डेवलप कर जाएगा न्यू प्लांट के अंदर। इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने पहुंच जाएंगे, 14। तो यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड बने हैं, इसका लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों बनने चाहिए हैप्लॉइड, या एन क्यों बनने चाहिए पॉलन ग्रेन। सर हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड क्यों बनने चाहिए, इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो होप सो ये बात क्लियर होगी व्हाट इज हैप्लॉइड, व्हाट इज डिप्लॉइड, ठीक है, एंड व्हाट इज मियोसिस। ठीक है, मियोसिस वो सेल डिवीजन होती है जिसकी हेल्प से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है जनरेशन टू जनरेशन तक। ठीक है, तो ये था अबाउट मियोसिस। अब यहाँ पर क्या समझा हमने, पॉलन मदर सेल ने मियोसिस करके क्या बनाए, पॉलन ग्रेन्स बनवाए, और वो किस किस शेप में बनते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनते हैं। तो इसको जरा इरेज कर रहा हूं मैं, और जरा आप इसकी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं आंसर की, और देखो तुम्हें सारी स्टेटमेंट समझ में आ रही है
नहीं आ रही, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक एंथर के अंदर 2 लोब्स होती हैं, हमने पढ़ लिया एंथर हैव 2 लोब्स, ठीक है। ईच लोब हैव 2 थीका, एक लोब के अंदर फर्दर 2 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है थीका, थीका 1 एंड थीका 2। ईच लोब कंटेन 2 पॉलन सैक, ठीक है। और ये पॉलन सैक एक लोब के अंदर होंगे 2, तो 2 लोब के अंदर होंगे 4। ये जो पॉलन सैक होंगे इसके अंदर होगी पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मदर सेल जो होगी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, इसे मियोसाइट कहा जाता है। हर मदर सेल को क्या कहा जाता है, मियोसाइट कहा जाता है। और ये मियोसिस करके बनाएगी माइक्रोस्पोर जो होंगे हैप्लॉइड, या पॉलन ग्रेन जो होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। अब जरा स्टेटमेंट लिखता हूँ और बताना अगर कोई स्टेटमेंट ना समझ में आए तो फिर दोबारा समझाऊंगा। तो एंथर जो होता है वो कंटेन करता है, एंथर कंटेन 2 lobes, एंथर कंटेन करता है 2 lobes। दिस इज नोन एज बाई-लोब्ड कंडीशन, दिस इज नोन एज बाई-लोब्ड कंडीशन। नेक्स्ट, each lobe of anther, each lobe contain, each lobe contain 2 थीका। एक लोब जो होती है अंतर की वो क्या कंटेन करता है, 2 थीका। सो कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सो कॉल्ड डाईथीकस कंडीशन, सो कॉल्ड डाईथीकस कंडीशन, थीकस कंडीशन। नेक्स्ट, वन लोब कंटेन, वन लोब कंटेन 2 पॉलन सैक। जो एंथर की 1 लोब होती है उसके अंदर कितने पॉलन सैक होते हैं, 2 पॉलन सैक होते हैं। तो 2 लोब के अंदर कितने पॉलन सैक होते हैं, 4 पॉलन सैक होते हैं। दिस पॉलन सैक इज आल्सो नोन एज माइक्रो, ये रेड कलर अलग है क्या, डार्क सा लग रहा है। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ठीक है। तो एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं और इन पॉलन सैक का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। आप देखो तुम कंफ्यूज कैसे हो गए, तुमसे पूछा जाएगा जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो तुम्हें कितना बताना पड़ेगा, 4। अब जैसे मान लो बोल दिया पेपर में कि माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एंथर का दूसरा नाम और पॉलन सैक का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जीएम और ईया, ठीक है, GIUM और IA, इन दोनों में कंफ्यूज होने अब बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। मोस्टली हर बच्चा इस चीज में कंफ्यूज होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। अभी जो पॉलन सैक होंगे इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, ईच पॉलन सैक, ईच पॉलन सैक कंटेन, ईच पॉलन सैक कंटेन, क्या कंटेन करता है ईच पॉलन सैक, पॉलन मदर सेल PMC एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज नोन एज MMC। तो PMC क्या होती है, PMC इज स्पोरोजीनस टिश्यू, इसका दूसरा नाम होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो यहाँ पर तुम्हें 3 अलग अलग नाम देखने को मिले, इसको देख, इसका दूसरा नाम होता है स्पोरोजीनस टिश्यू और इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल ब्रैकेट बंद एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो जितनी मदर सेल होती है उन्हें कहा जाता है मियोसाइट, पॉलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी जो पॉलन मदर सेल होती है, दिस पॉलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस, दिस PMC अंडरगो मियोसिस, दिस PMC अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस, तो कैसी होती है, ये होती है डिप्लॉयड 2n, एंड प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, और प्रोड्यूस करती है पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब n होते हैं। और इन पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर्स। और यहाँ पर जो इनकी अरेंजमेंट होती है, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं एक मियोसिस से, तो इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। इसे कहा जाता है पॉलन टेट्राड, ठीक है। देयरफॉर इट इज नोन एज पॉलन टेट्राड। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट देखने को मिली हमें, ईच एंथर लोब, ईच एंथर कंटेन 2 लोब्स, ठीक है। ईच लोब कंटेन 2 थीका,
and one lobe contain 2 pollen sac. Each pollen sac contain pollen mother cell या microspore mother cell and pollen mother cell undergo meiosis to form pollen grains. एक बार डायग्राम और स्टेटमेंट देखो और बताओ कुछ समझ में नहीं आया तो। सर आ गया। आगे समझ में पक्का? चलो क्वेश्चन पूछते हैं फिर। देख लो एक बार स्टेटमेंट्स, नाम पढ़ लो, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। सर आ गया। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ प्लांट, पर इसको जूम कर दें। इन अ प्लांट देयर आर 2 एंथर। इन अ प्लांट देयर आर 2 एंथर, उसके अंदर 2 एंथर है, मतलब 2 मेल पार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रो spores, sorry, number of microsporangia present. Sporangia present बताना है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, sporogenous tissue is also called, sporogenous tissue is also called क्या? Then microsporangium, sporangium is also called what? ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, pollen grain is also called क्या? ठीक है, बताओ 4 क्वेश्चन का सर। पहला क्वेश्चन, प्लांट हैव 2 एंथर, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे? सर 8 होंगे। 8 होंगे, बढ़िया, क्योंकि एक के अंदर 4 होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड, स्पोरोजेनस टिश्यू पोलन मदर सेल, pollen mother cell. Microsporangium is also called माइक्रोस्पोरेंजियम सर एंथर, anther. Pollen grain is also called माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गए कंप्लीट यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें, ठीक है, और तुम्हें समझ में भी आ गया, एक्यूरेट आंसर दिया है एकदम। अब आगे बढ़ते हैं हम एक प्रोसेस के ऊपर जिसका नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको डिफाइन करेंगे और समझेंगे। तो इसको जरा इरेज कर दें, हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एक डेफिनेशन की जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो माइक्रोस्पोर, यहाँ तक तो वर्ड समझ में आ गया, मतलब पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस तो तुम पढ़ चुके हो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो जाती है मियोसिस में और प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोर। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ microspores, process of formation of microspores or pollen grain from pollen mother cell or microspore mother cell by meiosis or reductional division is called microsporogenesis, is called microsporogenesis। तो क्या समझाया मैंने बताया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, जो अभी हमने ऊपर प्रोसेस देखी थी, बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेफिनेशन समझ में आई? सर आ गई। ठीक है, तो ये था अबाउट द क्लास, ठीक है। अभी तक इतना ही हमें इसमें जानना है, जितना भी हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन के बारे में। इसको क्लास को मैं यहीं टर्मिनेट कर रहा हूँ, अभी और नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो तुम्हें पढ़ना है उसका एक बार क्विक रिव्यू बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन्स तो बन चुके, तो तुमने एक चीज देखी थी, मैं जब अंदर के कंपार्टमेंट बना रहा था, इसी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक गैप दिखा रहा था, ठीक है। इस गैप को कहा जाता है स्टोमियम। दिस गैप इज नोन एज स्टोमियम, इज कॉल्ड स्टोमियम। तो इसे क्या कहा जाता है? स्टोमियम कहा जाता है। तो स्टोमियम जो होता है वो कौन सा एरिया होता है जहां से पॉलन ग्रेन निकल के बाहर जाते हैं?
ठीक है, तो ये वो एरिया होता है जहां से पोलन ग्रेन निकल के बाहर जाते हैं, दिस इज नोन एज स्टोमियम। तो स्टोमियम इज एरिया फ्रॉम वेयर पोलन ग्रेन गोज आउटसाइड फ्रॉम एंथर। ठीक है, ये एंथर की वॉल यहाँ से भी डैमेज हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, अभी तुम्हें नॉर्मल दिख रही है पर यहाँ से क्या होती है, डैमेज होती है, मतलब गैप होता है यहाँ पे। तो जिस एरिया से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं उस एरिया को क्या कहा जाता है, स्टोमियम। इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ तो ज्यादा एक्यूरेट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये नोट्स हैं इस चैप्टर के कंप्लीट जो हो चुके हैं, चैप्टर तो हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि एंथर है, एंथर के अंदर दो लोब होंगी, ये है एक लोब और इसके पीछे एक लोब है जो थोड़ी सी दिख रही है, छुपी हुई है इसके पीछे। तो ये एंथर की दो लोब्स दिख रही हैं। अब ये एंथर की लोब्स के अंदर दिख रही है हमें 8 शेप, जो यहाँ पर ये एंथर है, ये इसकी 8 शेप में यहाँ पर ये डाइटिकस कंडीशन दिख रही है और यहाँ पर ये लेयर इधर एब्सेंट है। जिस जगह पे ये लेयर एब्सेंट है, ठीक है, एंथर की लेयर जिस जगह पे एब्सेंट है, ये एंथर की क्या है, लेयर्स। ठीक है, तो जिस जगह पे एंथर की लेयर एब्सेंट है उस जगह को क्या कहा जा रहा है, लाइन ऑफ डेहिसेंस और स्ट्रोमियम। डेहिसेंस का मतलब क्या होगा, पोलन ग्रेन का बाहर निकलना है एंथर के अंदर से, दिस इज नोन एज डेहिसेंस। इसे क्या कहा जाता है, डेहिसेंस कहा जाता है। तो ये पोलन ग्रेन से जो बन चुके हैं और ये क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं किसके अंदर से, एंथर के अंदर से। तो इसको ऐड कर देता हूँ डायग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम है किसका, डाइसेंस ऑफ एंथर का। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकल रहे हैं किसके अंदर से, एंथर के अंदर से। तो दिस इज एंथर डायग्राम शोइंग डाइसेंस ऑफ पोलन ग्रेन, एंड इस लाइन ऑफ डाइसेंस का दूसरा नाम होता है स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम। तो स्ट्रोमियम के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्या होता है स्ट्रोमियम। तो स्ट्रोमियम वो एरिया होता है जहां से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं बनने के बाद, एंथर के अंदर से बाहर निकलते हैं बनने के बाद। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एंथर की, एंथर की कौन कौन सी लेयर होती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, और ये पोलन ग्रेन मैच्योर कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो होप्स तो समझ में आया होगा। क्लास को मैं कर रहा हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।